खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। फरवरी की 27 तारीख जुमेरात का दिन। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। प्रोग्राम हर दिल अजीज़ गुड मॉर्निंग यानी सलाम जे के लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि आज की नशरियात भी आपके साथ जब हम शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर खबर नहीं, तज्जिया ही नहीं, तबसरा ही नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ और आपके मामलात पर गुफ्तगू होगी। आपको शामिल प्रोग्राम भी करेंगे आखिरी 15 मिनट के दौरान। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जहां पर खबर, तज्जिया और तबसरा हर पल आपके साथ रहता है। तो याद रखिएगा, प्रोग्राम सलाम जे के आपके साथ 10 बजे तक हम शेयर करेंगे, जिस दौरान तमाम हालात वाक़ात से हम आपको रूबरू करेंगे। मुल्क की सलामती सूरत हाल और साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल फोरम्स में एक दो मुद्दे हैं, एक दो बातें हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वक्त जो है वो चल रही हैं और वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम 1 to 1 एक एक करके सारी बातें आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले पड़ाव पर आते हैं, जहां पर हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, यानी तवारीख के पन्नों को खंगालते हैं और देखते हैं कि आज अहम तरीन वाकयात में से कौन से ऐसे वाकयात हैं जो मेरे साथी गौहर कुछ है आपके सामने रखेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के जरिए से। जी गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 27 फरवरी है और 27 फरवरी को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़यात जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ेंगे। और आज ही के दिन साल 1557 में लंदन में रूसी सफारत खाना खोला गया, वो आज ही का दिन था और साल था 1557। और आज ही के दिन साल 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी पर कंट्रोल किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1900 में ब्रिटिश लेबर पार्टी का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था 27 फरवरी और साल 1900 के अंदर। और आज ही के दिन साल 1921 में वीना में इंटरनेशनल वर्किंग यूनियन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 27 फरवरी साल 1929 में रूस और अमेरिका ने तिजारती समझौते पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1933 में जर्मनी की पार्लियामेंट जलकर खाकिस्तर हुई, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन 27 फरवरी साल 1945 में लेबनान ने आज़ादी का ऐलान किया। और आज ही के दिन 27 फरवरी साल 1955 में अमरीकी आईन में तरमीम के तहत सदर के लिए 2 मुद्दतकार की हद मुकर्रर की गई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1959 में नई दिल्ली में पहले इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कॉलेज की बुनियाद डाली गई, 27 फरवरी साल 1959 में। और आज ही के दिन 27 फरवरी साल 1988 में हेलीकॉप्टर मेल सर्विस का इफ्तिताह हुआ है। और 27 फरवरी साल 1995 में शुमाली इराक के जाको में कार बम धमाके में तकरीबन 54 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 27 फरवरी साल 1980 में दहशतगर्दों ने बगोटा में डोंका के सफारत खाने पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था और साल था 1980। तो नाजरीन, इसी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 27 फरवरी को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, हमने आपको बताया। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत, और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे अहम और बड़ी 2 खबरें आपके सामने बैक टू बैक रखेंगे। सबसे पहले मशरिकी वस्ता चलेंगे, गाजा, फ़लस्तीन, इजराइल के अंदर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है उससे आपको बाखबर कराने की कोशिश करेंगे। जहां कल हमने आपको कहा कि नया हुक्मनामा जारी हुआ, मस्जिद अक्सा के अंदर कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक डाटा सामने आया। लेकिन आज खबर यह है कि हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी है। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का अभी भी इंतजार है और मुआहिदे के तहत इजराइल की जानिब से अब 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का इंतजार है। गुज़श्ता हफ्ते कैदियों की रिहाई के हवाले से पैदा होने वाले बहरान को हल करने के लिए हमास और इजराइल के दरमियान 4 मजीद यरगमालियों की लाशें के बदले 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर इत्तेफाक हुआ था। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक
मुताबिक 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी जो पिछले हफ्ते रिहा होने थे, लेकिन इसराइल की जानिब से उनकी रिहाई रोक दी गई थी। ताहम उम्मीद लगाई जा रही है कि आज ये रिहाई हो सकती है। आज वो 620 कैदी रिहा हो सकते हैं। इधर खबरसां इदारों के मुताबिक हमास के ओहदेदारों ने बताया है कि चारों इसराइलियों की लाशें कुछ देर पहले रेड क्रॉस के हवाले कर दी गई हैं और अब फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के वो मुंतजिर हैं। अस्करियत पसंद ब्रिगेड हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल के हवाले किए जाने वाले हलाक होने वाले यरगमालियों की शिनाख्त भी मीडिया के सामने जाहिर कर दी है। रेड क्रॉस को चारों लाशें सौंप दी गई है और अब देखना होगा कि क्या इजराइल की कैद से 620 फलस्तीनियों की रिहाई यकीनी बन सकती है या नहीं, क्योंकि अल-अक्सा ब्रिगेड और हमास की तरफ से यह साफ किया गया है कि आज शाम तक इस चीज का इंतजार है। शायद आज शाम तक यह मामला और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तो आज एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर गजा पर सबकी नजरें रहेंगी, हमास पर सबकी नजरें रहेंगी, इजराइल के कैद खानों पर सबकी नजरें रहेंगी, जहां पर 620 के करीब अफराद की रिहाई को आज यकीनी बनाया जा रहा है। एक तरफ से ये खबर है, दूसरी तरफ से खबर जरा डोनाल्ड ट्रंप साहब की आपके सामने रखते हैं। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप हर दिन गाजा को लेकर, फलस्तीन को लेकर एक नया बयान दे ही रहे हैं। उस बयान के पस मंजर में आलमी सतह पर चिमेगोइयां भी चल रही हैं, अरब मुल्कों के अंदर मीटिंग्स भी चल रही है, बयान की सख्त मुखालफत भी हो रही है। ताहम कल AI टूल का इस्तेमाल किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से ट्रंप ने अपने गजा प्लान को मजीद साफ कर दिया है। ट्रंप ने गजा से मुतल्लिक अपने मंसूबे की AI वीडियो कल रात देर गए जारी कर दी है। अमेरिकी सदर की जानिब से AI वीडियो को सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जारी किया गया है, जिसमें मौजूदा गजा को नए अंदाज में बदलते हुए दिखाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि गजा को अपनी तहवील में ले सकते हैं, गजा को अपनी रियासत बना सकते हैं और वहां पर मुकीम फलस्तीनियों को वहां से बैरून मुल्क भेजा जा सकता है, दूसरे मुल्कों में भेजा जा सकता है, ताकि यहाँ पर अमन कायम हो सके। और उसी प्लान को कल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो बनाकर जारी कर दिया गया है। वीडियो में गार से निकलते बच्चों को गजा के साहिल की तरफ जाते हुए दिखाया गया है, जबकि साहिल पर डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ तफरीक करते हुए भी वीडियो में देखा गया है। AI से बनी इस वीडियो में दिखाया जा सकता है कि गजा में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा कद है और कदीम मुजस्मा भी नस्ब किया गया है, जिसे कुछ मकामात के नाम पर ट्रंप से मंसूब किया गया है। कुछ इलाके ट्रंप के साथ नाम से भी मंसूब किया गए हैं। ये सारा वीडियो 3 से 4 मिनट का वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल जो है वो जारी कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि बयानात, काउंटर बयानात के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से जो मंसूबा तरतीब दिया गया है मस्जिद अक्सा के आसपास के इलाके का, गजा के आसपास के इलाके का, फलस्तीनियों को लेकर, उसका ये वीडियो अक्कासी है। अरब दुनिया के अंदर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को जो है वो नामंजूर किया गया है और कहा गया है कि इस तरीके से कोई भी कदम काबिल कबूल नहीं होगा। सऊदी अरब ने मुश्तरका इजलास भी तलब किया था। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने मंसूबे पर काम कर रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन फलस्तीन, गजा और इजराइल को लेकर कुछ न कुछ बात सामने आती है और कल रात देर गए व्हाइट हाउस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया साइट्स पर एक वीडियो जारी किया गया जो AI वीडियो है, जिसमें खाका खींचा गया है कि फलस्तीन, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या कुछ चल रहा है और नेतन्याहू और क्या कुछ प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। तो ट्रंप का गजा से मुतालिक AI वीडियो मंजर आम पर आ चुका है। तो चलिए नाजरीन, ये थी गजा और ट्रंप के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम के अंदर जहाँ तब्दीली भी आई है, गुज़श्ता 1-2 दिनों के दौरान बर्फबारी, बारिशें हुई हैं, उसके साथ साथ ही आज और कल भी जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें होगी और बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी होगी। लेकिन जो अच्छी खबर है कि जो रेनफॉल की डेफिसिट जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन गुज़श्ता एक हफ्ते से 85 से 90% थी, अब वो कम होकर तकरीबन 70% तक आ गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर
जो बारिश की कमी दर्ज की गई थी तकरीबन 90-85% गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान, उसमें थोड़ी सी राहत मिली है। उसके साथ साथ ही किसानों, आम लोगों और जो बाग मालिकान हैं उन्होंने राहत की सांस ली है और आने वाले 2 दिनों के दौरान जो महकमे मौसमियात की पेशगोई है उसके ऐन मुताबिक आने वाले 2 दिनों के दौरान भी अब मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें होगी और बाला इलाकों के अंदर बर्फबारी होगी। और अगर हम बात करेंगे अभी मौसम के वादी कश्मीर के अंदर भी, तो रात भर मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहा। येलो और ऑरेंज अलर्ट पहले ही मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से जारी कर दिया था, जिसके ऐन मुताबिक कल पूरे दिन हमने वादी के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर देखा कि मतला अबर आलूद है और कई मकामात पर बूंदाबांदी भी हुई थी दिन में, और रात देर गए हल्की बर्फबारी के आसार भी नुमाया थे। इस वक्त अगर हम बात करें तो जब से कल रात देर के से जब से बारिशों का सिलसिला हुआ है तो मौसम तब्दीली जो है वो टेम्परेचर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिली है। ताज़ा तरीन इतलात और ख़बरों के मुताबिक सूबा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर भी सूरत हाल बदल रही है और लगातार बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला करगिल के अंदर भी कल देखने को मिला है। इस बीच पुंछ, राजौरी डिवीजन और इसी तरीके से डोडा, किश्तवाड़ के अंदर बालाई और मैदानी इलाकों में कल एक बार फिर जोरदार बारिशों का सिलसिला भी देखने को मिला है, जिससे दर्जे हरारत में थोड़ी बहुत कमी भी कल देखने को मिली है। इधर पूरे सूबा जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो सूरत हाल ये है कि जो डाटा हमारे पास आया है उसके मुताबिक थोड़ी सी राहत पिछले 2 महीनों के मुकाबले में अब की बार जो है वो मौसम के अंदर देखने को मिली है। इधर साधना टॉप, जोजिला पास, पीर की गली, सिमथन और दीगर मकामात पर भी ताज़ा बर्फबारी की इतलात मिली है। पहलगाम, कुपवारा के अंदर कम से कम 20 मिलीमीटर बारिशें पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है, जबकि वादी के अंदर 7.8 मिलीमीटर बारिशें जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर रिकॉर्ड की गई है। इधर रात देर के तेज़ हवाएं भी चल रही थी और तेज़ हवाओं के बीच बादल फटने की भी इतलात कई मकामात से है, ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। ताज़ा तस्वीरें शहर श्रीनगर की सुबह सुबह की है, जहां पर मुतअद्दिद मकामात पर रात देर गए तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई हैं। कल मौसम का मिजाज जिस तरीके का बना हुआ था, मतला अबर आलूद था, तेज हवाएं चल रही थी, तो जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज माता वैष्णो देवी के लिए जाती है उसे भी कल रोक दिया गया था, और गुलमर्ग, गंडोला के अंदर जो हेली सर्विसेज थी उसे भी कल सस्पेंड कर दिया गया था। ताम आज सुबह भी सूरत हाल अभी जूं की तू बनी हुई है। अपने 2 नुमाइंदे हमारे साथ आरिफ वहीद बानिहाल से, जहां रात देर तेज हवाएं चली, बादल फटने की खबरें आ रही है, और इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे ताज़ा तरीन इतलात और खबरों के लिए, क्योंकि मौसम का मिजाज है। और अगर आपने शहर श्रीनगर आना है, वादी कश्मीर जाना है, तो इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर इतलात ये है कि बारिशों के बावजूद दोनों तरफ से गाड़ियों की ट्रैफिक को चलने की इजाजत है। ताहम बानिहाल वाले स्ट्रेच में कल भी पूरे दिन जबरदस्त ट्रैफिक जैमिंग देखने को मिली है। वजह क्या है जरा पता करने की बात करेंगे। आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, जरा सबसे पहले अपडेट करें, रात कल दिन में हमने देखा कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला चला, रात देर गए तेज बारिशें हुई, बादल गरकने, ये जो फटने की भी खबरें हमारे पास है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास एंटायर इस एरिया की, क्योंकि ये वो स्ट्रेच है जहां कल 2-3 बजे के बाद काफी ट्रैफिक जैमिंग भी देखने को मिली। बिल्कुल गौर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से मौसम के मिजाज आजकल जो बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, उसमें अगर पहले बात करें, लोगों के अंदर भी एक बड़ी राहत है कि जो पानी की क्राइसिस थी उसमें कहीं ना कहीं पे कमी देखने को अब मिल रही है। तो लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे अगरचे पिछले 10 साल से काम बेहतर किया गया है, लेकिन कौमी शाहरा पे जिस तरह से कल आपने कहा थोड़ी सी ट्रैफिक जामिंग रही, उसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि बानियाल से लेकर रामसू तक का इलाका है जहां पर क्रेट वायर जो है बिल्कुल हाईवे के साथ साथ लगाई गई, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रेच है जहां पर पत्थर खिसकने के वाकयात कल रोनमा हो गए। और कल हमने देखा कि बानियाल से चमलवास के इलाके में, रहमपड़ी के इलाके में कुछ बोल्डर जो है, कुछ पत्थर गिरे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं पे तो काफी ज्यादा खतरा अभी भी लाक है इस मौसम में। तो जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, तो उसमें ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि लोगों को सफर के साथ साथ थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो रामबद बनियाल का स्ट्रेच है जो हाल ही में मुकम्मल हो गया है, लेकिन उसमें ऐसी स्ट्रेच है
जो टॉप एरियाज है जहां दामन में हाईवे गुजरता है वहां पर काफी ज्यादा खतरा रहता है इस मौसम में। इसलिए कहा गया है कि आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, चूंकि ये जो शूटिंग स्टोन का सिलसिला है वो आज भी रात भर कई जगहों पे जो है देखने को मिला। अगरचे मैन मशीनरी जो है अभी उन ये पत्थरों को बताइएगा हटाने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की इतलात क्या है, क्योंकि मेरे पास जो खबर है जो मुझे न्यूज़ रूम से बताई जा रही है वो यही है कि मतला अबर आलूद है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है लेकिन ट्रैफिक मुसलसल चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक को निकाला जाए, किसी भी तरह से कोई जैमिंग ज्यादा ना रहे। बिल्कुल सर, कौमी शाहरा पे ट्रैफिक जो है इस समय रवा दवा है। जिस तरह से सुबह से ही जो है या कल शाम से ट्रैफिक इन बारिशों में कहीं पे बंद नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि थ्रेट जो है कई जगहों पे, जैसे शेर बीबी का इलाका है, रामसू का इलाका है, बानीहाल का, चमलवास का इलाका है। और इस वक्त भी जो है अगर देखें तो रात भर काफी ज्यादा तेज बारिशें हुई, गरज के साथ जो है लोग नींद में भी कभी कभार जागे, इतनी ज्यादा साउंड जो है रात भर देखी गई। इस वक्त ठीक है जो जी, है आरिफ भाई आप मतलब बने रहे, बारिश जरा मैं श्रीनगर चलता हूं क्योंकि अभी जो मौसम का मिजाज मुझे दिख रहा है आपके बैक एंड पर वो यही है कि मतला अबर आलूद है और ऑलरेडी रियासती महकमे मौसमियात ने इस बात की पेशन गोई की है। हमारे साथ इरफान फाजिल है। इरफान, शहरी श्रीनगर की सूरत हाल क्या है, क्योंकि जो मैं एक पैच आपके पीछे देख पा रहा हूं बादल बहुत ज्यादा है। तरीके से मौसमी महकमियात ने प्रेडिक्शंस की थी बारिशों को लेकर या बर्फबारी को लेकर, तो हमने देखा ये कल से ही सिलसिला शुरू हुआ और शहर के हसास इलाकों में भी इस वक्त जहां बारिशें हो रही है, शहर श्रीनगर के कई इलाकों से यही खबरें मौसूल हो रही है कि मौसम तो ली अंगड़ाई, मगर साथ ही साथ कई कई जगह पर बारिशें जिस तरीके से हुई है वहां पर कई कई जगह पर वाटर लॉगिंग के भी मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि एक साइड से बारिशें हो रही है, दूसरी साइड से जहाँ नदी नाली में पानी भी जमा हो रहा है जो काफी टाइम से खुश्क हो गया था, सूख रहा था, मगर कई कई इलाकों से ये भी खबर मौसूल हो रही है कि थोड़ा जिया वाटर लॉगिंग के भी मुनाजिर है। थोड़ी सी बारिशें हो जाती है तो उसके बाद शहर के कई इलाकों से ये खबर मौसूल होती है। और खासतौर पर अगर इन द बैक आप देखेंगे, मैं इस वक्त नेशनल हाईवे नौगांव बाईपास में मौजूद हूँ। यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही जो है लगातार जारी है और साथ ही साथ जहां तक मौसम के साथ साथ मैं बात करूँ, एक्सपेक्टेशंस ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से बताया है कि वो ऑन टोज रहेंगे, क्योंकि मौसमी महकमियात ने जो प्रेडिक्शन की है आज 27 तारीख से कि वादी कश्मीर में मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। अगर ये बर्फबारी 2-3 दिन कंटिन्यू होती है तो उसके साथ साथ मैन मशीनरी या जितना भी महकमा है क्या उसे ऑन टोज रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर बेशतर देखते हैं थोड़ी सी बारिश हो जाती है या बर्फबारी हो जाती है, उसके बाद जो है कई प्रॉब्लम सामने नजर आती है। तो फिलहाल मौसम के साथ साथ मौसम के मामला, खुश्क साली जो है वो टूटी, लोगों की दुआएं कबूल हुई, अल्लाह ताला की बारगाही में सबने दुआ की थी कि कम से कम बारिशें हो जाए, रहमत बारा हो जाए। फिलहाल ये सिलसिला जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद और इरफान फाजिल हमारे साथ अपडेट करने के लिए। लेकिन मेरे पास जो इतलात आ रही है वो ये है कि साधना टॉप, जोजिला पास पर तकरीबन 2 फीट के आसपास रात को बर्फबारी हुई है। जड़गली, गुरेज, सिमथन टॉप और गुलमर्ग के अंदर तकरीबन 1 फुट के आसपास दोबारा बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग के अंदर 1.5 फुट के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है। दूध पथरी पर भी 8 इंच के आसपास बर्फ जो है वो ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। पहलगाम कुपवारा के अंदर 20 मिलीमीटर बारिशें पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। लेकिन आज एक बार फिर मतला अबर आलूद आपको दिखेगा। इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर कल कश्मीर जम्मू जो सूबे के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला चला था। लेटेस्ट होप सो कि इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर बारिशों का सिलसिला हो और ये जो कहत साली जैसा और खुश्क साली जैसा माहौल बना हुआ है ये किसी तरीके से दूर हो और ज़मीन के अंदर नमी वापस आए ताकि किसान भी खुशी के साथ अपने काम कर सके। लेकिन फिलहाल एडवाइजरी उनके लिए भी है कि आज और कल एहतियात किसान भी और हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोग भी बरतेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन जम्मू सूबे के अंदर चल रहा है क्योंकि गोली चली थी। डिटेल्स के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जी के नाज़रीन, अब जरा बात उस ऑपरेशन की करते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुआ, और ये शुरू उस वक्त हुआ है जब वहां पर गोली चली है सुंदरबनी इलाके के अंदर। जहां नाज़रीन फौज की एक गाड़ी पर गोली चली है, मुश्तबा मिलिटेंटों की जानिब से गोली चलाई गई है, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। और उसके साथ साथ ही अखनूर सेक्टर के अंदर भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, जहां पर कुछ मुश्तबा अफराद को देखा गया है, जिसके बाद ही इलाके के अंदर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 1 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुंदरबनी का इलाका जहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया है, नाजरीन आपको बताते चले कि सुंदरबनी का इलाका जहां पर गुज़िश्ता रोज ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, और उसके साथ साथ ही ये अखनूर सेक्टर के अंदर भी ऑपरेशन चलाया गया है, जहां पर जो ऑपरेशन मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखी गई है। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ का ये मुश्तरका ऑपरेशन है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त अखनूर, हीरानगर और सुंदरबनी इलाकों के अंदर ऑपरेशन शुरू किया गया है, और तमाम मकामात पर मुश्तबा अफराद की नकल हमल की इतला थी। बल्कि एक मकाम यानी सुंदरबनी के मकाम पर गाड़ी पर गोली भी चली थी, जिसके बाद वसी इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रात देर गए शुरू कर दिया गया था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की तरफ से मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन इस वक्त चलाया गया है, और जंगल के वसी इलाके को सुंदरबनी के इलाके के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट किया गया है। और माना जा रहा है कि शायद हालिया दिनों कोई दरअंदाजी हुई है, जिसके बाद ये गोली का वाकया यहाँ पर चला है। इस बीच अखनूर के अंदर भी रात देर गए जो इतलात और खबर थी कि वहां पर मुश्तबा अफराद की नकल हमल और ट्रांसमिट की गई थी कोई बातें, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया हीरानगर के अंदर, और अखनूर सेक्टर के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी है। आपको याद होगा कि कल इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास दरअंदाज को मारा भी गया था, और सिक्योरिटी को पहले ही सरहदों पर, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल है, या इंटरनल सिक्योरिटी पर जो एहलकारान तैनात कर दिए गए हैं, उन्हें काफी मोहतात रहने के लिए कह दिया गया है। और सिक्योरिटी ब्रीफिंग का सिलसिला आपको याद होगा, वज़ीर दाखिला साहब ने नई दिल्ली के अंदर, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने श्रीनगर के अंदर, फिर जम्मू के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी रिव्यू लिया था। ताहम इतलात और खबर यह है कि कल रात देर गए शुरू किए गए जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। तो इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा जम्मू से, और अखनूर से रंजीव मेहता भी हमारे साथ, कठुआ से हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शिल्पा के पास चलते हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो गुज़िश्ता रोज सुंदरबनी अखनूर के अंदर गोली भी चली है, ऑपरेशन भी लगातार शुरू किया गया है, अभी ऑपरेशन का क्या कुछ अपडेट है? कुछ सस्पेक्ट्स देखे गए, अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सुंदरबनी का ये फॉल इलाका है जहाँ पे बीते कल करीबन 1 बजे जो समय बताया गया था कि करीबन 1 बजे जो है भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो 2 से 3 राउंड जो है वो फायर किए गए थे। देखिए, लगातार उसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी था, और अभी भी सुबह सवेरे फिर से सर्च ऑपरेशन वहां पर जो है वो शुरू किया गया है, जहाँ पर एसओजी के जवान वहां पर मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान पुलिस भी वहां पर जो है वो पूरी तरीके से तलाशी वहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन वहां पर कर रही है। देखिए, वो पूरी इलाके की मैं बात करूं तो ये फॉल इलाका जो कि पूरा जंगल का इलाका है, और संभावना हो सकती है कि अगर कोई वहां पर इस यानी कि आतंकी कोई छिपा हुआ है तो उसे ढूंढ कर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि ये पूरी तरीके से जंगल का इलाका है। और आप देखिए कि कल भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो हमला किया गया, तो अभी इस समय जो है वो एसओजी के जवान, साथ साथ सीआरपीएफ के जवान, पुलिस वहां पर मिलकर जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, और पूरी तरीके से इलाके को जो है वो खंगाल रही है। जहां पर सुंदरबनी के सेक्टर के अंदर पूरा कोऑर्डिनेट सर्च किया गया, क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि सुंदरबनी के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि अखनूर सेक्टर के अंदर भी सिक्योरिटी ऑन हाई अलर्ट है। हीरानगर आएंगे तो वहां पर भी, थोड़ी देर में हम रंजीव के पास भी चलेंगे, लेकिन अभी ये सिचुएशन बताइएगा, कल जो फायर हुआ था ये फॉरेस्ट एरिया था, तो क्या ये माना जाए कि कोई नई इन्फिल्ट्रेशन हुई है, वो कल ये काम कर चुके हैं और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं लगा?
देखिए, इस प्रकार की पुष्टि तो नहीं कर सकते कि कोई नई घुसपैठ हुई है या नहीं, क्योंकि बीते कल की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से रात के समय जो है वो यानी कि संदिग्ध वहां पर जो है अखनूर के बट्टर इलाके में संदिग्ध वहां पर देखे गए थे, जहां पर उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया था। सेना बिल्कुल अलर्ट थी, लेकिन वहीं पर कुछ समय के बाद, क्योंकि ये फॉल और जो सुंदरबनी का जो फॉल इलाका है और अखनूर का जो बट्टर इलाका है, उसकी अगर मैं दूरी की बात करूं तो 20 से 25 किलोमीटर की ये दूरी है। तो तुरंत उसके बाद यानी कि रात को ये जो है संदिग्ध वहां पर देखी गई और उसके बाद सुंदरबनी के फॉल इलाके में वहां पर जो है वो भारतीय सेना के वाहन पर हमला किया गया। तो हो सकता है कि जो संदिग्ध वहां पर देखे गए थे, जो संदिग्ध आतंकी देखे गए थे, उनके द्वारा ये हमला किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है। तो फिलहाल इलाके को बने रहेंगे हमारे साथ। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। रंजीव मेहता भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, हीरानगर सेक्टर के आसपास, और अखनूर को भी ये देख रहे हैं। जरा वो रात के विजुअल्स भी चलाइएगा जब बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया था, वो विजुअल्स भी जरा थ्रू कीजिएगा ताकि हमारे नाज़रीन को पता लगे कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये कल से शुरू हुआ था और सारे डेफर्ड विजुअल्स है, मुख्तलिफ एरियाज के स्पॉट आइडेंटिफाई नहीं है। रंजीव मेहता, कल ये इतला थी कि हीरानगर सेक्टर के आसपास जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो कहा गया कि रेडियो ट्रांसमिशन कुछ इंटरसेप्ट हुआ है, जिसके बाद ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। तो अब ताज़ा तरीन खबर क्या है, क्योंकि इतला यह है कि इस पूरे एरिया के अंदर भी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कर दी गई है, सर्च अभी भी चल रहा है, नाके लगाए गए हैं। यहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ उसी नाले के ऊपर, वहां पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये रात को एक सैटेलाइट फोन की इंटरसेप्शन जो सेना ने दर्ज की है, उसके बाद इस इलाके के को बसी पैमाने पर मुहासरे में लेकर और यहाँ पर एक तलाशी अभियान जो है वो छेड़ दिया गया ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और ये जो इलाका है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इलाका जो है बिल्कुल इस ऐसे इलाके से सटा हुआ एरिया है कि जहाँ पर मैं आपको दिखा, ये वो नाला का एरिया है। और ये देखिए ये नाला, ये यहाँ पर मैं एक्सप्रेस वे जो दिल्ली अमृतसर कटरा का उस पर खड़ा हूँ और ये नाला इस साइड से पाकिस्तान की तरफ से ये आता है और ऊपर ये पहाड़ी एरियो में से गुजरा। इलाके में कल शाम को एक सैटेलाइट फोन की लोकेशन को उसके सिग्नल को ट्रेस किया गया। यहाँ पर मैं बड़ी बात बताऊं कि ये वही सैटेलाइट फोन का सिग्नल था, ये एक्सक्लूसिव है गुलिस्तान न्यूज पर, कि जो हमने बताया था कि जब सैना में ऑपरेशन हुआ था, जो इनकाउंटर हुआ था, उसके 1 महीने बाद उस इलाके में पक्का कोठा में जो जहां से इस लोकेशन से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी ये दर्ज किया गया था। तो रणजीत, बड़ा इंपॉर्टेंट है नाला है ये, और इस तरीके के नाले बहुत सारी जगहों पर है। तो अभी लेटेस्ट क्या है? क्या कल जिस तरीके से हमने डिप्लॉयमेंट देखी थी, सर्च ऑपरेशन देखा था, क्या वो कंक्लूड हुआ है? और जो स्पॉट आइडेंटिफाई हुआ था कि इस रेडियस में ये सारा कुछ चल रहा है, क्या अभी वो पूरा रेकी कंप्लीट हो गई है या अभी भी वो ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, कल शाम को 6 बजे शुरू हुआ ये सारा ऑपरेशन जो है, आज सुबह 6 बजे समाप्त हो गया। लेकिन वहां पर जो सिग्नल मिलने की जगह, वहां पर फोर्सेस ने उस एरिया को खंगाला है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। और क्योंकि बात जो है वो कल शाम देर कोई 4:30 बजे 4:35 की रिकॉर्ड के जो सिग्नल रिकॉर्ड किए गए थे, उसके बाद जो बहुत शुक्रिया रंजीत मेहता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मोबाइल फोन यानी सैटेलाइट फोन की इंटरसेप्शन हुई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आई। ये हीरानगर का सेक्टर था, सर्च चल रहा है और सुबह ये कंक्लूड हुआ। लेकिन जब हम सुंदरबनी की बात करते हैं तो एंटायर ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस बीच अखनूर सेक्टर के अंदर भी सिक्योरिटी एजेंसियां काफी अलर्ट पर है। मुश्तबह अफराद की नकल अमल के बाद यह सूरत हाल इस वक्त जम्मू के अंदर बन रहा है, जहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और तलाशी कार्रवाइयां भी चल रही हैं। अब चलते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं उस मंसूबे की जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पीडीडी या जेकेपीडीसीएल या केपीडीसीएल की तरफ से तरतीब दिया गया है, बिजली खरीदने का मंसूबा। और इस ज़िमन में यह इतलात और खबर आ रही है कि तकरीबन 2200 मेगावाट इजाफी बिजली सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के सामने खरीदी जाएगी। पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हाइड्रो पावर जनरेशन जो लोकल प्लांट्स की हमारे हैं, जो लोकल यूनिट्स की हमारे, चाहे जम्मू के अंदर है कश्मीर के अंदर है,
वो हर दिन गुजरने के साथ कम हो रही है, क्योंकि नदियों का पानी, जो बहता पानी है, वो उतना नहीं रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये बनी है। और अभी जो जम्मू कश्मीर के अंदर 85 से 90% या बिजली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो ये कोल से आ रही है या सोलर एनर्जी से आ रही है, और ये खरीदी जा रही है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है, CEA जो है, उनके सामने एक प्लान मूव रखा गया है, जिसमें यह कहा गया कि 2030 तक तकरीबन 2200 मेगावाट पावर परचेज जो किया जा सकता है। ये बड़ी इत्तलात और खबर हमारे पास आ रही है, लेकिन मजीद जरा इसको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि ये जो कोल से, जिसे जय शक्ति स्कीम कहा जाता है, फिर सोलर वाला जो है, ये प्लान मूव जो चलाया जा रहा है, ये क्या है और कब तक ये बिजली मिलेगी और क्यों इस तरीके का मंसूबा हाथ में लेना पड़ा है। इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जी इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम कल ये बात कर रहे थे कि माह रमज़ान मुबारक की आमद है और बिजली के कटौती के रिशेड्यूल प्रोग्राम को तरतीब दिया जा रहा है, अब खबर यह है कि मरकजी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ रब्ता किया जा रहा है। मजीद बिजली 2030 तक कितनी चाहिए, उस ज़िमन में एक ब्लैक एंड वाइट पेपर तरतीब दिया गया है। क्या पावर महकमे के जिम्मेदारों की बात आपके साथ हो रही है? क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं? क्या है ये प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन? देखिए, ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इसे सरकार ने बता दिया है कि जम्मू कश्मीर अगले कुछ सालों के दौरान तकरीबन 2200 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ खुद जनरेट करेगी, और इसमें सोलर एनर्जी के साथ साथ जो कोल एनर्जी है वो भी जनरेट करेगी, और इसके साथ साथ ये जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी यहाँ पे जनरेट करेगी। और इस सिलसिले में तकरीबन 392 मेगावाट सोलर ये जो कोयला जो है, जो कोल एनर्जी है, वो यहाँ पे जनरेट करने की बात की गई है। और साथ ही तकरीबन 650 मेगावाट जो सोलर एनर्जी है वो भी जनरेट करने की बात की गई है। और साथ ही तकरीबन 1200 मेगावाट जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करने की बात की गई है। लेकिन आपको याद होगा कि साल 2022, मुझे अभी भी याद है कि अक्टूबर में सरकार की तरफ से इसी तरह का एक बयान आया था, और जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि अगले 3 से 7 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो 34,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और जो हमारी एग्जिस्टिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी या जनरेशन है इसको डबल करेगी। लेकिन इस तरीके के मंसूबे पहले भी बताए गए हैं, और अब दोबारा से सरकार इस पे गौर भी कर रही है, और उन्हें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को ये बता भी दिया है कि वो यहाँ पे बिजली जो है वो जनरेट करेगी। और फिलहाल हम तकरीबन 390 जो मेगावाट है इलेक्ट्रिसिटी वो कोल पावर परचेसमेंट के जरिए यहाँ पे खरीदी जा रही है, और एग्रीमेंट के जरिए से ज़्यादा इन्हिसार इस वक्त या तो सोलर एनर्जी पे है या फिर हम देखें कि कोल एनर्जी पे, कोयले पे, क्योंकि गवर्नमेंट का ही मानना है और एक्सपर्ट्स भी इसको राय दे रहे हैं कि मुसलसल यहाँ जो रेन डेफिसिट रहा है, इसकी वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी जो जनरेशन है बहुत कम हुई है, और तकरीबन 80 से 85 और इवन कि 90% जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्हिसार है वो इस वक्त या तो सोलर एनर्जी पे है या फिर कोयले पर है। लेकिन अब ये जो नया एक प्लान भी है, जिस तरह मैंने कहा कि 2022 में भी इसी तरह का प्लान था, लेकिन और उसमें यह भी कहा गया था कि 5 जो मेगा पावर प्रोजेक्ट्स है उनकी जो पावर कैपेसिटी है, जनरेशन है, वो 4100 मेगावाट थी, और उस पर तकरीबन 34,500 करोड़ रुपए खर्च या लागत की भी बात हुई थी, और उस पर गवर्नमेंट ने कहा था कि 3 से 7 साल के दरमियान ये जो हमारी कैपेसिटी है ये डबल की जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि डिमांड अपनी जगह पे है। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि जो इश्यूज है खासकर पावर को लेके वो अपनी जगह पे है, ऑल्दो कि सरकार अपनी तरफ से मुख्तलिफ तरीके से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। कहीं सेंटर से बिजली को परचेज करने की बात हो रही है, कहीं ये कहा जा रहा है कि पानी नहीं है, कहीं ये कहा जा रहा है कि कुछ और इश्यूज है। लेकिन जब हम टेक्निकली या प्रैक्टिकली चीज़ें देख रहे हैं कि ना तो लॉन्ग रन में कहीं इस तरह से कोई बड़ा इकदाम सरकार की तरफ से नजर आ रहा है कि वंस फॉर ऑल ये जो बिजली का जो बहरान, ये जो मसला है ये हल किया जाए।
चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान हमारे जी। साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो बात थी बिजली की, लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात सियासत की भी करते हैं। रियासत की सियासत इन दिनों काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि जूं बजट का इजलास नजदीक आ रहा है उतनी ज्यादा खबरें और चिमे गोइयां भी मैदान में गर्दिश कर रही है। इस बीच आज सबकी नजरें स्पीकर मासूफ पर रहेंगी, जहां पर इत्तलात और खबरों के मुताबिक आज जम्मू के अंदर ऑल पार्टीज मीटिंग तलब कर दी गई है। जम्मू के अंदर आज ऑल पार्टीज मीटिंग होगी और इस ऑल पार्टीज मीटिंग का मकसद होगा कि मौजूदा हुकूमत, उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत का पहला बजट है ये, और उस बजट सेशन से पहले तमाम तर ज़ाब्तों को पूरा किया जाए, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जाए, ताकि बजट सेशन के दौरान कोई भी ज़्यादा शोर शराबा ना हो। ऑल पार्टीज मीटिंग आज जम्मू के अंदर मुनक्किद होने जा रही है और माना जा रहा है कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लोग हैं वो इस इजलास के अंदर शिरकत करेंगे। 40 दिन तक 22 निशस्तों पर मुश्तमिल ये बजट इजलास होगा, जो 3 मार्च सन 2025 जम्मू के अंदर शुरू होगा, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इजलास से खिताब करेंगे। अब्दुल रहीम राथर जो स्पीकर मासूफ है वो APM यानी ऑल पार्टीज मीटिंग की सरबराही करेंगे, और इस जिमन में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, सुरजीत सिंह सलातिया जिनका ताल्लुक, दोनों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, अली मोहम्मद सागर और मुबारक अहमद गुल जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, गुला अहमद मीर जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है, सज्जाद गनी लोध जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जो CPIM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीदुर रहमान पर्रा जिनका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है, और मुजफ्फर इकबाल खान जो आज़ाद उम्मीदवार है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है, वो इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़ी अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी है जिनके खाते में 28 मेंबरान असेंबली है और 4 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त सपोर्ट किया है। और उनमें अब ये माना जा रहा है कि एक तरफ से कांग्रेस जो अपना रोना अब रो रही है, थोड़ी देर में वो खबर भी आपको बताएंगे। देखना होगा कि इस ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर क्या कुछ बात वो सामने रखते हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि बजट इजलास से कबल आज जम्मू के अंदर अहम तरीन इजलास, स्पीकर मासूफ की सरबराही में इजलास होगा, और पार्लिमानी रिवायात को बरकरार रखते हुए आज ऑल पार्टीज मीटिंग को तलब किया गया है, जिसमें ये तमाम मेंबरान होंगे जिनका मैंने जिक्र आपके सामने कर दिया है। हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा, बिजनेस को चॉकआउट किया जाएगा, और स्पीकर मासूफ की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि कम से कम शोर शराबा और ज्यादा से ज्यादा काम हो। लेकिन हुकूमती इदारे तो अपनी जगह से कमर बस्ता है। हिज़्ब इख्तिलाफ 2 दिन का शिविर भी चला रहे हैं, जहां पर प्रॉपर प्लानिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी मेंबरों को कि किस तरीके से किस बात को लेकर कहां पर उन्हें अड़ना है। यानी अब की बार हिज़्ब इख्तिलाफ भी मजबूत है और हुकूमत ने भी अपनी कमर कस ली है। 3 तारीख का सबको इंतजार, जब से बजट इजलास का होगा जम्मू में आगाज। ये तो थी बात आज की मीटिंग की, लेकिन जरा बात उस इतिहाद की करते हैं जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद भी कहते हैं। और ये इतिहाद चुनाव से कबल हुआ था, चुनाव के बाद ही बरकरार रहा। अगरचे कांग्रेस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस ने अपने तेवर अब तेज कर दिए हैं और कांग्रेस की तरफ से यह डिमांड की जा रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का कयाम अमल में लाया जाए, ताकि बुनियादी तौर पर जो अहम तरीन मामलात हैं उन पर तबादला ख्याल किया जाए। जी हाँ नाज़रीन, बात हम करेंगे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं तारिक हमीद कर्रा, उनकी जानिब से मुतालबा किया है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका क़याम अमल में लाया जाए, ताकि जो हुकूमत के अंदर जो भी पॉलिसियाँ होगी, जो भी प्लान होगा, वो भी हम उस हवाले से उन्हें भी इल्म होना चाहिए, किस तरह से उसे तरतीब दिया जाए। और साथ ही साथ तारिक हमीद कर्रा की जानिब से उन्होंने मजीद कहा है कि जो NC कांग्रेस का इत्तेहाद है, अगर जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो इत्तेहाद का हिस्सा है उनके दरमियान सब कुछ ठीक ठाक है, मुस्तहकम है, फाल है। और साथ ही साथ इन ताल्लुकात के हवाले से भी उन्होंने बात की। और साथ ही साथ तारिक हमीद कर्रा ने स्टेटहुड की बहाली को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनका जो स्टेटहुड को लेकर जो उनकी
रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का और साथ ही साथ बिजनेस रूल्स को लेकर उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से वाज़ेह है कि बिजनेस रूल्स भी सही तरीके से होने चाहिए कि किसके पास कौन सी जो रूल्स हैं, किसके पास क्या है, हुकूमत के पास क्या है, एलजी के पास कौन से पावर्स है, हुकूमत के पास कौन से पावर्स है, वो भी वाज़ेह होनी चाहिए। ये तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस तरीके से चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत सारी मुश्किलात से दो चार हैं। ये तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया है। बड़ी खबर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, अपने बुनियादी मौक़िफ़ पर दोबारा कायम की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाए, मसवदे कानून जो तहरीर किए जा रहे हैं उस पर कांग्रेस को भी एतमाद में लिया जाए और अवाम के सामने जो वादे किए गए हैं उन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। अब देखना होगा कि मुसलसल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं तारिक हमीद कर्रा वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, लेकिन साफ उन्होंने कहा कि फंक्शनल भी है, वर्केबल है, अगर इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाए। देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हुकूमत बनी तो कांग्रेस को कहा गया कि आप एक आदमी को, एक मेंबर को लाइए और काबीना का हिस्सा बनाएं। वो नहीं बने। उन्होंने कहा कि तब तक हम हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक स्टेटहुड का मामला तय नहीं होता है। इस भी और स्टेट गवर्नेंस पर ही सवाल उठाए हैं तारिक हमीद कर्रा ने। देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मामले का किस तरीके से जवाब देते हैं। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम खबर की भी करते हैं, जहां एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी 2 रोजा शिविर कटरा के अंदर कर रही है। मेंबरान को किस तरीके से मैदान के अंदर कूदना है, किस तरीके से सवालात पूछने हैं और क्या कुछ करना है, हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना इजलास तलब कर दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ व्हिप मुबारक अहमद गुल की तरफ से रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर जारी कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पार्टी लेजिस्लेटर्स का इजलास तलब किया है और यह इजलास बजट सेशन से कबल जम्मू के अंदर होगा। उमर अब्दुल्ला जो रियासत के वजीर आला भी हैं वो इस इजलास की सरबराही करेंगे। इतवार 2 मार्च को उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर इस इजलास को तलब किया गया है। मुबारक अहमद गुल जो चीफ व्हिप है उन्होंने तमाम मेंबरों को जोर दिया है कि वो इस इजलास का हिस्सा बने ताकि हिकमत अमली को तरतीब दिया जा सके। बड़ी खबर आपके सामने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इजलास 2 मार्च को होगा। 3 मार्च को फिर बजट इजलास होगा, यानी बजट से कबल मुबारक अहमद गुल जो चीफ व्हिप है उन्होंने रात देर गए अपना व्हिप दिया है, अपना हुक्मनामा जारी कर दिया है और तमाम पार्टी के मेंबर्स जो एमएलएज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बिलोंग करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत करते हैं, उन्हें कहा गया है कि वो रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकारी रिहाइशगाह पर 2 मार्च को हाजिर रहें। बाद दोपहर यह इजलास होगा जिसमें रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहेंगे। मौजूदा बजट इजलास के दौरान सरकार क्या बिल सामने रखेगी, किस तरीके से बिल पर कायम रहेगी, क्या क्या बयानात होंगे, उसको लेकर मेंबरों को आगाही दिलाई जाएगी और काउंटर स्ट्रेटजी को तैयार किया जाएगा। एक तरफ से बीजेपी 2 दिन का शिविर चला रही है, पार्टी अपने तरीके से मेंबरों को तैयार कर रही है, कांग्रेस अपने तरीके से कोऑर्डिनेशन की बात कर रही है, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम मेंबरों को जम्मू तलब किया गया 2 मार्च को, जहां पर उमर अब्दुल्ला मीटिंग की सदारत करेंगे।
दिखाएंगे अपने मीटिंग वाला तो नाजरीन, ये थी एनसी के हवाले से जो उन्होंने मीटिंग तलब की। इस हवाले से वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग की सदारत करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम सलाम जे के जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के अंदर जो आने वाला बजट सेशन होगा, इस हवाले से मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं वो बिल पेश कर सकते हैं, प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साज असम्बली के मेंबर जो है वो एक मसवदा रिजर्वेशन मामले को लेकर जिस तरह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इस सिलसिले में अब डॉक्टर बशीर वीरी मसवदा कानून पेश करेगा। आने वाले बजट सेशन के दौरान रिजर्वेशन कानून में जो तरमीम का मामला है उस सिलसिले में ये एक जो मसवदा है कानून का वो पेश कर सकता है। नौकरियों के मामले पर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से नौजवान एहतजाज कर रहे हैं और इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल भी जो मेंबर पार्लियामेंट है आगा रुहुल्ला मेहदी, उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया है और 30 प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो पेश कर सकते हैं आने वाले बजट सेशन के दौरान। लेकिन बशीर अहमद वीरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर है, उनकी जानिब से रिजर्वेशन को लेकर एक मसवदे कानून बजट सेशन के दौरान पेश किया जा सकता है। ये उनकी जानिब से हमारे पास जो इतला है ज़राए के हवाले से, वो कानून साज जो असम्बली सेशन होगा, बजट सेशन होगा, उसमें मसवदे कानून पेश कर सकता है, जो कि 3 मार्च से ये सेशन शुरू होगा। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे प्राइवेट बिल, मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं वो सेशन में बिल जो है वो पेश कर सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से एक मसवदा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था और इतलात और ख़बर ये है कि डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जो साउथ कश्मीर अनंतनाग से रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक मसवदा कानून तहरीर किया है जिसमें उन नौजवानों की जिनके खदशात सही हैं कि उनके हक पर शबखून मारा गया, ओपन मेरिट को सिक्यूज किया गया, जिसको लेकर आगा सईद रुहुल्ला मेहदी जो मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर के अंदर उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर धरना भी दे चुके हैं। नई दिल्ली के अंदर भी हमने कश्मीरी तलबा को धरना देते हुए देखा और फिर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस तमीज़ के बाद रियासत के वजीर आला ने काबीना सब कमेटी का भी क़याम अमल में लाया था। इतलात और ख़बर ये हमारे पास है, ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक नया मसवदा कानून तहरीर कर दिया गया है और उस मसवदा कानून में जहां सभी लोगों की जो सेट रिजर्वेशन है उसका भी ख्याल रखा गया है और जो नई आवाज़ें उठी इस रिजर्वेशन के मामले पर, उस मामले को भी किस तरीके से हल किया जाए उस ज़िमन में एक बीच का रास्ता लेने की कोशिश की गई है। ताहम ये वही मसवदा है जो शेयर किया गया था मीडिया के साथ ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन OMSA की तरफ से। और अब खबर यह है कि डॉक्टर बशीर वीरी इस मसवदा कानून को पेश करेंगे। कैलेंडर जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से जारी कर दिया गया था उसके मुताबिक
प्राइवेट मेंबर्स की जो बिल्स होंगी वो टेकअप की जाएंगी 8 मार्च को, यानी 8 मार्च का दिन जो है वो इन बिल्स के लिए रखा गया है। जो 30 प्राइवेट मेंबर्स बिल है उसमें देखनी है कि शराब वाली बिल भी है, फिर कानून हक कानून के मामले पर भी बिल एक है, वही पर्रा का भी एक बिल है। उन्हीं बिलों में से एक बिल ये भी इंतहाई अहम मानी जा रही है। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि 26 तारीख से फिर 6 अप्रैल के दरमियान दोबारा से प्राइवेट मेंबर्स बिलों और करारदादों पर भी गुफ्तगू होनी है। और माना जा रहा है कि शायद ये हसास मामला एक बार ऐवान में आ सकता है, जिसके बाद जो ऐवान की राय होगी, जो ऐवान की आरा होगी, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल खबर ये कि डॉक्टर बशीर वीरी इस मामले पर एक मसवदे कानून तहरीर कर चुके हैं और ऐवान के सामने वो रखने जा रहे हैं। देखना होगा कि इस मसवदे कानून से क्या फायदा ओपन मेरिट को मिलेगा या बीच का रास्ता लेकर एक बैलेंस करने की कोशिश की गई होगी। चलिए जनाब, जरा बात आगे की करते हैं और बात लद्दाख की भी आपके सामने रखते हैं, जहां पर सर्दियों ने मजीद दस्तक दी है। जहां द्रास के आसपास के इलाके के अंदर दर्जा हरारत -12, -15 और 18 तक भी हुआ है। वहीं पर लद्दाख के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर कि चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल CEC करगिल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। और CEC करगिल ने करगिल के अंदर मौसमियाती तब्दीली के बीच फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला ले लिया है। जी नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं करगिल में स्कूल 15 मार्च तक बंद रहेंगे। जी नाज़रीन, बात हम करगिल की करते हैं क्योंकि करगिल के अंदर जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, द्रास करगिल के अंदर और सर्दी में भी इजाफा हुआ है। इसके पेश नज़र CEC की जानिब से उन्होंने एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि करगिल के अंदर जितने भी सरकारी और निजी स्कूल है वहाँ पर 15 मार्च तक जो सरमाई तातीलात हैं उनमें तौसी कर दी गई हैं। इससे पहले आपको बताते चलिए कि गुज़श्ता साल दिसंबर को चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से जो सरमाई तातीलात है उनका ऐलान कर दिया गया है। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर, जहां पर या जो फर्स्ट से 8वीं जमात तक जो सरमाई तातीलात है वो दिसंबर 5 से शुरू हुई थी और 5 मार्च को वो ख़त्म होनी थी। और उसके साथ साथ ही 9वीं से 12वीं जमात जो सरमाई तातीलात है वो 15 दिसंबर से गुज़श्ता साल 15 दिसंबर 2024 से शुरू हुई और 5 मार्च वो भी ख़त्म होनी थी। लेकिन अब मौसम के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है CEC की जानिब से। उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया है कि जो सरमाई तातीलात है वो तौसी कर दी गई उनमें। और 15 मार्च को अब करगिल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर दोनों जो सरकारी स्कूल और निजी स्कूल है वो वहाँ पर सरमाई तातीलात जो ख़त्म होंगे और उसके साथ साथ ही स्कूलों के अंदर दर्स व तदरीस का जो अमल है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा। और ये मीटिंग जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचू महमद फैरोज, एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मुश्तबा, डिप्टी कमिश्नर करगिल और चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल ने एक मीटिंग के बाद ही ये फैसला लिया है, जिसके बाद ही सरकारी और निजी स्कूलों के अंदर 15 मार्च तक सरमाई तातीलात में तौसी कर दी गई है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की अहम और बड़ी खबर कि लद्दाख के करगिल सूबे के अंदर, करगिल जिले के अंदर स्कूल अब 15 मार्च को खुलेंगे। पहले 5 मार्च को खुलने थे। शदीद सर्दी, मौसम की तब्दीली के पेश नज़र कल CEC की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। काउंसिल का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग के अंदर ही यह फैसला किया गया कि 5 के बदले अब 15 मार्च को निज़ाम स्कूल दरसी निज़ाम जो है वो बहाल होगा करगिल जिले के अंदर। लेकिन अंदर एज पर शेड्यूल ही तमाम काम किया जाएगा। ये सिर्फ करगिल के लिए इतला और खबर है, इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करगिल के बहुत सारे तलबा कश्मीर के अंदर रहते हैं और इन दिनों जो मौसम का मिजाज बना हुआ तो बड़ी परेशान वो भी थे कि क्या करे क्या नहीं करे। तो उनके लिए राहत है कि अब आप 15 तारीख को ही स्कूल जाएंगे, 5 को जो खुलना था वो नहीं खुलेगा और कल बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन जारी कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये तो थी बात जनाब लद्दाख की, लेकिन वापस आते हैं जम्मू कश्मीर और आपको बताते हैं कि अब आपकी शिकायत का अजाला होगा, आपकी फरियाद को पुलिस भी सुनेगी। नए कानूनों का इतलाक पूरे मुल्क के अंदर हो चुका है और गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला ने नई दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला के हमरा भी मीटिंग ली, जिसमें नए कानूनों का इतलाक और अवाम को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की बात कही थी।
शुमाल के बाद जनूबी कश्मीर से भी इस वक्त की इतलात और खबरें ये आ रही है कि नए कानूनों का इतलाक हो रहा है और नए कानूनों का फायदा भी मिल रहा है। EFIR दर्ज कर ली गई है और ये EFIR तब दर्ज हुई है जब बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत कुंदा ने, शिकायत करने वाले ने मेल पर अपनी शिकायत तहरीर की और पुलिस ने उस मेल को FIR की शक्ल दे दी है। पुलिस ने पहला EFIR रजिस्टर कर दिया साउथ कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके के अंदर। हमारी इतलात और खबरों के मुताबिक शिकायत करने वाला मुश्ताक अहमद भट्ट था, जिसका ताल्लुक खिरव इलाके से था। उनका मानना था कि उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उनके साथ दबाव किया जा रहा है। एक तहरीरी शिकायत उन्होंने पुलिस को लिखी और पुलिस ने उस ईमेल को बाज़ाब्ता तौर पर EFIR में कन्वर्ट कर दिया और बाज़ाब्ता तौर पर पहला FIR दर्ज हुआ साउथ कश्मीर के खिरव इलाके के अंदर, FIR नंबर 17/2025, जो BNS कानून के तहत खिरव पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज कर दिया गया था। अब जब आप इस पूरे मामले को देखते हैं, जब ये डिजिटलाइजेशन की हम चल रहे हैं, तो पुलिस का मानना है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, जिसे आप EFIR कहेंगे, और कंप्लेंट लॉन्च की गई थी ईमेल के जरिए से। अब आप ईमेल के जरिए से FIR अपनी दर्ज कर सकते हैं और पुलिस को लाजमन है कि वो EFIR दर्ज करे। अभी तक क्या था कि तहरीरी शिकायत थाने जाकर देनी पड़ती थी और फिर 10 तरह की परेशानियां होती थी और तब तक बड़ा सारा टाइम भी जाता था। लेकिन अब आपने सिर्फ एक दरख्वास्त लिखनी है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है और BNS कानून के तहत उसका EFIR बनेगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। कंप्लेंट की तरफ से यह कहा गया था कि वो खिरव इलाके के अंदर रहने वाला है और उसके अहल खाना को सताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस तफ्तीश को मजीद भी आगे बढ़ा दिया है। ताहम सोबा कश्मीर के अंदर यह दूसरा इंसिडेंट है। EFIR पहले नॉर्थ में देखा था, साउथ कश्मीर के अंदर खिरव इलाके के अंदर वहां व्हाट्सएप पे आया था, यहाँ EFIR लॉन्च हो गया। लेकिन FIR करने वाला यानी शिकायत करने वाला जो था, उसने ईमेल के जरिए से अपनी शिकायत थाने तक पहुंचाई थी। ये जनाब सिस्टम चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही है। अब आप भी इस चीज का फायदा ले सकते हैं। उसके साथ साथ सोशल मीडिया ऐप एक भी है पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसमें आप वेरिफिकेशन और दीगर चीजों का भी खाका देख सकते हैं और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन की और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर दाखिला वजारत ने कदम बढ़ा दिया है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी यह सूरत हाल बेहतरी की ओर देखी जा रही है। तो चलिए नाजरीन, ये थी EFIR के हवाले से खबर। शुमाली कश्मीर के बाद अब जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के अंदर भी अब ईमेल के जरिए, पहले शुमाली कश्मीर हंदवारा के अंदर व्हाट्सएप के जरिए की EFIR दर्ज कर दी गई है, लेकिन अब ईमेल के जरिए EFIR दर्ज कर दी गई है। बढ़ते आगे बात जरा श्रीनगर की करते हैं, जहां पर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। नकली पुलिस कमांडोज के एक ग्रुप का पर्दाफाश करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शालटेंग पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर 4 जो नकली पुलिस कमांडोज का एक ग्रुप था, उसका पर्दाफाश करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इन 4 अफराद से नकली बंदूक, कैश और कुछ मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। ये जो नकली पुलिस कमांडोज बने थे, ये शालटेंग के इलाके के अंदर पुलिस स्टेशन शालटेंग जो है, उन्हें एक इतला मिली थी, उन्हें एक शिकायत मिली थी चंचल सिंह नामी एक शख्स की, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। उनकी जानिब से शिकायत की गई है कि कुछ नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी को मलोरा शालटेंग के अंदर रोका है, जिसके बाद ही उन पर ज़बरदस्ती की गई है और उनसे कैश और कुछ दीगर जो वैल्यूबल कीमती सामान था उसके साथ गन पॉइंट पे नकली बंदूक दिखाकर उनसे वो लूट लिया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस स्टेशन को दी है, जहां पर FIR नंबर 15U/S 307 और 126/235 ये दर्ज हुआ है शालटेंग पुलिस की स्टेशन के अंदर, जिसके बाद ही पुलिस ने इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है। और श्रीनगर पुलिस की जानिब से जब उन्होंने इतला उनको मिली है, उसके बाद ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपना एक जाल बिछाया है, कुछ टीमें तश्कील दी हैं, जिसके बाद ही उनका जो ग्रुप था, इन नौजवानों का, जो नकली पुलिस कमांडोज बनकर लोगों को लूटते थे, रात के दौरान अक्सर
जो गाड़ियां चलती थी उन्हें गन पॉइंट नकली बंदूक दिखाकर उनसे रोकते थे, उनसे मोबाइल फोन, कैश और दीगर जो भी कीमती सामान होता था वो उनसे लिया जाता था, छीन लिया जाता था। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन चारों नौजवानों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कैश, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान भी जब्त किया है। अच्छा जी, जिनकी शिनाख्त भी कर दी पुलिस ने, उन्हें फोटो तो पहले ही जारी कर दी थी। साहिल अहमद शेख, इनका ताल्लुक नारकरा से है, बड़गाम से है। आकिब अहमद, इनका ताल्लुक भी नारकरा बड़गाम से है। अरबाज अहमद वानी, इनका ताल्लुक SD कॉलोनी बटमालू से है। फैसल अहमद शाह, इनका ताल्लुक नौहटा श्रीनगर से है। बड़गाम, हैदरपोरा और फिर आप नौहटा तक, यहाँ तक तारे बिछी थी और इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का मानना है कि 2 डमी बंदूक, मोबाइल फोन, स्विफ्ट कार, ATM कैश और ब्लैक कमांडोज की यूनिफॉर्म इनके कब्जे से बरामद कर ली गई है। न सिर्फ इतना बरामद कर लिया गया है बल्कि ये भी साफ कर दिया गया है कि ये कई FIRs में मतलूब थे, पहले ही हिस्ट्री शीटर हैं ये, और इनके खिलाफ शिकंजा मजीद कसा गया है। और ये तब कार्रवाई हुई जब पुलिस स्टेशन शहीद गए शाल्टेंग को एक इतला मिली थी चंचल सिंह की तरफ से। कहा गया था कि मैं जनाब रास्ते पर चल रहा था, रात को मुझे लूटा गया, जिसके बाद आसपास की वीडियोस को खंगाला गया। वीडियोस खंगालने के बाद सूरत हाल ये कि गिरफ्तारी हुई है। अब आप देखिए कि हम कहां की ओर जा रहे हैं और किस तरीके की सूरत हाल बन रही है, क्राइम ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन पुलिस को आपको दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने सिर्फ 48 या 50 घंटों के आसपास ही इस पूरे मामले को हल कर दिया और उन तमाम लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जो उस लूट में मुलव्वस थे। अब 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रात को कोई हाथ देता तो ये पहले देखिए कि क्या ये PCR का व्हीकल है या नहीं है, या आम गाड़ी है। अगर आम गाड़ी है तो रुकना है, नहीं रुकना है तो ये पुलिस को भी एक अब डू एंड डोंट्स की एक लाइन देनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके का ग्रोह और भी कहीं हो सकता है। और इन ग्रोहों से कैसे बचा जाए कि कहीं सच्ची में कभी नॉन पुलिस व्हीकल में पुलिस हो और हम चले जाए और उन्होंने पीछे से फायर खोल दिया, फिर पंगा बनना है। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी वजाहत जरूर देगी और जहां पर भी नाके हो, कम से कम PCR का व्हीकल का वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सूरत हाल बेहतर हो सके। तो चलिए नाजरीन, ये थी पुलिस शाल्टेंग के हवाले से, जहां पर पुलिस की कार्रवाई की गई है और नकली पुलिस कमांडोज बनकर लोगों को लूटने वाली ग्रुप का पर्दाफाश करते हुए 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जरा बढ़ते हैं आगे बात, जरा आप अपनी फोन कॉल्स भी शुरू कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जब तक आप फोन करें तब तक एक खबर हम लेते हैं, उसके बाद ही आपकी फोन कॉल्स इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन खबर है जम्मू कश्मीर के हवाले से, तरक्याती मंसूबों के हवाले से हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको शुरू तो किया गया है लेकिन अभी तक उन्हें मुकम्मल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे अजला है जहां पर तरक्याती जो काम है वो शुरू किए गए हैं लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं किए गए हैं। बात हम कर रहे हैं स्कीम रिवाइवल रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज साइट, जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके अंदर जो काम करना है उनका रिवाइवल करने के लिए अगरचे एक स्कीम शुरू की गई थी, लॉन्च की गई थी और इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे लेकिन अभी तक उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ है। साल 2022 के अंदर इसी स्कीम के तहत जो काम शुरू हुआ है जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जो कि PWD डिपार्टमेंट की जानिब से उन्होंने हाथ में लिए, उन्हें मुकम्मल करनी थी लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात और इंतज़ामिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर जो फर्दर डिले को लेकर मजीद ताखीर से बचने के लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत भी जारी कर दी गई है कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं साल 2022-2021 के दौरान इस स्कीम के तहत वो मुकम्मल करने के लिए मजीद ताखीर अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं उन्हें हिदायत दी गई है कि अब मजीद डिले इन प्रोजेक्टों के अंदर नहीं होना चाहिए और काम वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए और काम में सूरत लाकर इसे मुकम्मल करने की अब ज़रूरत है। बड़ी खबर ये सन 2022 में कई अहम प्रोजेक्टों पर काम हाथ में लिया गया जिन्हें यह कहा गया कि ये हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन सोबा जम्मू के अक्सर हेरिटेज साइट्स की सूरत हाल ये है
कि अगर 20 प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए तो अभी तक 10 प्रोजेक्ट भी काम में मुकम्मल नहीं हुए हैं, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के तहत जिन प्रोजेक्ट को लेना था वो अभी तक भी नहीं हो पा रहे हैं। तो बड़ी बात ये इस वक्त आ रही है और इसको लेकर माना जा रहा कि जो रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स वाली स्कीम आई थी इसका सही तरीके से इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हो ताकि सही तरीके से फ़ायदा लोगों को मिल सके। चलिए जनाब, ये तो थी बातें कुछ खबरों की। अब ज़रा मामला आपका भी है, वक्त हो गया कि आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम किया जाए। चारों फ़ोन नंबर जो है वो हमने खोल दिए हैं, आप एक एक करके कॉल करेंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जब आप कॉल करेंगे तो 2-3 चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। एक ये कि अब आपने टीवी की आवाज़ बंद करनी है, उन लोगों को टीवी की आवाज़ बंद करनी है जिन्हें हमारे साथ गुफ्तगू करनी है, जिनका नंबर लग रहा है, जो लाइन पर है वो इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का और बात रखकर जल्दी से छोड़ देंगे ताकि और कॉलर्स को हम शामिल प्रोग्राम करवा सके। एक तो ये है। दूसरा ये कि अपना नाम और इलाके का नाम भी बताइएगा। कल भी इंतजामिया की तरफ से ये शिकायत आई कि जनाब बहुत सारी जगहों पर हमें पता नहीं लगता ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ब्लॉक है। ये डिटेल्स भी अगर आती तो हम और ज़्यादा तेज़ी के साथ इस पर काम कर पाते। और मुझे उम्मीद है कि जितना रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेशन आजकल दिखा रही है इससे मसाइल आपके हल हो, ये ही उम्मीद और इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम इस जो पब्लिक ओपिनियन वाला है, पब्लिक ग्रीवेंस वाला है, इस सेगमेंट को हम शुरू कर लेते हैं जी। कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पहले कॉलर को शामिल प्रोग्राम कर लेते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। गवर साहब अस्सलाम वालेकुम। बस कमरवारी आरमपुरा शुक्र कॉलोनी पे नाव मे गुलाम हसन भट्ट जी। भट्ट साहब अर्ज बिजली कटौती मीटर्ड इलाका यन मीटर लगिक 3 घंटे पावर वक्फे वक्फे से, मगर यन वोट त्र हुकूमत आय तरह फिक्र कम गुना कर्म तन पे 2.5 घंटे शाम सुबह 1.5 घंटे यह 2.5 घंटे 5 पे 7:30 तान 7:30 पे 10 तान, चूंकि अम सात बचन तलीम शुर दोस्त गिंदन सतन मजबूर, मगर बदकिस्मती सान बचन फ्यूचर कर खराब। 4 घंटे मीटर्ड इलाक नॉन मीटर्ड इलाकन मज 3 घंटे अगर वह निनी कटौती खिलाफ कह वक्फे वक्फे से अगर दोस निवान 1 लट घंटे बे लट घंटे बे लट घंटे, चूंकि माह रमजान इन वोल सठा दिक्कत बचन परेशानी लकटन परेशानी बड़न परेशानी, लिहाजा तुम जबान बनित वात हुकाम बालान तान आरमपुरा शकुर कॉलोनी कमरवारी पे। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने मेहरबानी कर अगर इन कट थो मगर 2.5 घंटे क्या थो बे सुबह 1.5 घंटे। चलो सठा शुक्रिया के कत करूँ और मुझे उम्मीद है कि KBDCL के जो जिम्मेदारान हैं वो ज़रूर इस एरिया को देखें कि आउट ऑफ टर्न कोई कट तो नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है। तो लेटेस्ट होप सो कि ये बिजली कटौती का मामला जो है थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन हो जाए और एक वाजिया पॉलिसी के साथ KBDCL JPDCL आए, पता लगे कि किस एरिया में कब से कितने मिनट तक कट होना है, ताकि लोग भी अपनी तैयारी उसी तरीके से करें। और फिर रमज़ान भी है, लेटेस्ट होप सो कि मज़ीद थोड़ी सी बेहतरी हो। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक पे अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे वरी वन कुल रिटायरमेंट वो सन कत कर रेगुलर मेहरबानी तो मेहरबानी कर उमर साहबस वन कर रेगुलर खाली वरी अख वन नौकरी हूं बड़ बड़ बच्चे गमत मेहरबानी तो मेहरबानी कर पे रहमत करम कर वन सठा शुक्रिया कॉल करने बापत। ये इम्पॉर्टेंट मैटर है जी, ये जो डेलीवेजर्स का मामला है, कह रहे हैं बस 1 साल बचा उसके बाद हमारी रिटायरमेंट है और अभी तक हम मुस्तकिल नहीं हुए हैं। डेलीवेजर्स का मामला है और 10 तरह के और लोगों का मामला है, कैजुअल लेबर्स का मामला है, सड़कों पर भी वो कई बार आज तक आए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब की बार थोड़ी बहुत हुकूमत हरकत में है। लेटेस्ट होप सो कि वो हरकत ज़रा तेज़ी के साथ हो और राहत मिले इन हज़ारों लोगों को, ताकि ये भी पता लगे इन लोगों को कि सरकार आई तो कोई नवीद और कोई सौगात लेकर भी आई है। लेटेस्ट होप सो कि उमर अब्दुल्ला साहब आपकी आवाज़ को सुने, हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुने और मसला किसी शुक्रिया कॉल करने वाला, सटा शुक्रिया कॉल करने वाला। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शायर अहमद बोल रहा हूँ अनंतनाग हापतनाग से। जी 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 शायर भाई बताएं।
सर अशमकाम हापतनार खांडीपोरा से गोगलटार तक रोड जो बना है हमारा, ये बना है 2012 में PMGYS के तहत में हमारा रोड बना हुआ है सर। जी सर तब से लेके इन्होंने पहले डॉक्यूमेंट लिए लोगों से, उसके पहले 2012 में रोड बना तो 15 में इन्होंने किस्त जारी की है 30%। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट लिए, फिर 30% इन्होंने किस्त जारी की है। अब तीसरी बार फिर डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, बार बार क्यों डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं किसानों से, इनको बार बार क्यों तंग किया जा रहा है। अगर एक बार में अच्छा, ये किसानों के मुआवजे का मामला है क्या? बिल्कुल इस जमीन के मुआवजे का मामला है, लेकिन बार बार डॉक्यूमेंट गरीबों को लिए जा रहे हैं, तंग किया जा रहा है। कभी एक बार डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद पेमेंट अगर मिल गई तो रास्ता क्लियर हो जाता है, जमीन इनकी है, लेकिन हर 30% किस्त के बाद इनको डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। अभी तक भी 40% पैसा नहीं मिला है। हर हुकूमी इदारे तक पहुंच चुके हैं, हर शहरबिन में दे चुके हैं। 2012 से आज तक न इनको फल का जो मुआवजा मिलता था, जितने उन्होंने काश्त की होगी वो भी नहीं मिला है। अगर आज तक जमीन कमाते तो जाहिर सी बात है उनका अपना जमीन का जो निकलता है मक्की वगैरह घास वो भी काटते थे, उससे भी गए। रोड मिला तो खाली रोड ही मिला, पैसे भी पूरे टाइम से नहीं मिले। तो सर ये हमारी गुजारिश है आप तक। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया अनंतनाग से कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद अमीन साहब। बता शीन वीन पे रूद पे मगर बुनियादी वजह मे बसान गवर्नमेंटस पे सोचुन। यह चिले कलानस मज शीन पेवान ते माइनस आसान टेम्परेचर मैदान इलाकन मज 5-6 पहाड़न पे तथा बनान कनी सह शीन रोजान पे काल जून जुलाई तान सगलान वारो आब पकान तो पकान दरियावन कोलन बिल्कुल। मगर अजुक शीन अजुक रूद कर कहें मे बात पे गवर्नमेंट सोचुन कह तरीक बचावन वैसे ट्रेश त बचावन लुकन तन खतर फसल त बचावन। यह शीन आज पे अगर खबर कोतर पे मामूली ताप पे यह गल पहाड़न पे बिल्कुल तुज कत सही। मौसमियती तब्दीली गई चिले कलानस अंदर पे शीन तूता क्या यूता एक्सपेक्ट बिल्कुल तम सह दिक्कत। और हुकूमती इदारों प्लान चॉकआउट कोर्मुत। मे उम्मीद कि अल्लाह ताला त्रविन रहमत बारान त और जमीनस अंदर रूजन आब सतह बराबर। अगर यह कम गई तेल गह मुश्किल पज पे तुज कत सही। लेकिन मे याद कि पतमन दोहन अंदर पतमन कैंसन दोहन अंदर उमर अब्दुल्ला सबन त बयान जारी कोर्मुत अमी हवाल और हुकूमती सतह त अत पे मुतहरिक। सड़ा शुक्रिया ओकुन जोन दिन बापत। लेकिन मामला है लेट अस होप सो कि ऊपर वाला भी मेहरबान हो और हुकूमत की इदारे भी मेहरबान हो। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी गौर साहब शुक्र है अल्लाह ताला। अच्छा बात ये अर्ज करनी थी, मैं 90 सीट से बात कर रहा हूँ गौर साहब जी। तो माफी चाहूंगा आपकी आवाज कट रही है, एक बार फोन ड्रॉप कीजिएगा, दोबारा इनका फोन अगर मिलता है तो जरूर दीजिएगा ताकि इनकी आवाज को हम सुन पाए, क्योंकि अचानक से पूरा ऑडियो चला गया है आपका। जी बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो हेलो मोहम्मद सादिक जरगर जी। अर्ज बह करान ये कि पोल्यूशन गो आब गो गब वजह सोरे पॉलीथीन जहर फूल जमीन फैल बेमार प्रेत अगर हुकूमत हिंद या हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर एल जी हुकूमत या वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहबस अंडर यह फैक्ट्रियन कर बैन सोरे ग पोल्यूशन दूर नत कर यमो ये वारानी बुझ यह अर्ज नंबर 1। नंबर 2 शराब टोटल बंद तक माहौल गुम सठा खराब, प्रत जगह खराब। प्रत कह हमायत कर बिल पास गई पे इम्प्लीमेंट गई। सठा शुक्रिया कॉल करने बापत और पन जरीन ख्यालात थवन बापत के शराबस पे गस मुकम्मल पाबंदी सपदन और युस तबाही पान पन्ने अथव कर इन आबी जखीरन पे गसित सूरत हाल बनो पॉलीथीन ोट बाकी चीज त्रित अम नश इज्तनाब कर हुकूमती सतह तो थोड़ा सा मुतहरिक हो करो यह उम्मीद कि असम्बली सेशनस दौरान यम सात शराब मुखालिफ बिल यी
रूजो वुचान रोजो वुचान, लेकिन उम्मीद थो कि यह गस पास गसिन तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगन। कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हम खजूर पे अहनस मोहम्मद सुल्तान वानी। जी वानी सर वनियो। अच्छा मसले पत्मो 5 वरियो पे जनाब ये इकोलॉजिकल रिजर्व एरिया एरिया कर एरिया इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री साइड आर्ट तो साइड पेडी लैंड खास वो एरिया कम कनाल 50 कनाल 7 खाली रेजिडेंशियल एरिया मगर प्रॉब्लम ये कि मास्टर प्लान 2005 मास्टर प्लान में बनोमुत इकोलॉजिकल रिजर्व एरिया। सर लटे वसात के जरिए जून जुलाई 2024 मज पता दिचो तमो करो या दपो करो अत पे गौर खोज तमिक टीम तोर तमो कर बड़ सर अत पे पहल और योर तो मगर डेट तन दो ना कहें तुंद वसात किस जरिए टेस्ट करान यह फाइल अत वो अत क्या कर प्लीज अस त्रो यल। चलो सटा शुक्रिया कॉल करने बाबत। चलिए जी लास्ट 2 कॉल्स फटाफट से ले लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अर्ज है कि गवर्नर साहब जो ये सिग्नल्स वगैरह हमारी इंस्टॉल हो गई ना कैमरा से वगैरह जी, तो मसला ये है कि हम कश्मीरी कौम जो है हम अभी एब्रप्ट ये जल्दी नहीं इसमें शायद समझ नहीं आ रही है क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने वाले है अगले हफ्ते से। तो अर्ज है कि मैं 90 फीट से हूँ, जो प्रॉपर इन्होंने लगाई थी बैरिकेडिंग वगैरह वो प्लास्टिक वो तो लोगों ने उड़ा दी या खुद ही वो उखड़ गई। हालांकि मैं पर्सनली उस टाइम उधर खड़ा था, मैंने उन ठेकेदारों से बोला था कि आप ब्लॉक ही लगाई। अब क्योंकि स्कूल आने वाले मैं हुकाम से ये गुजारिश करवाना चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने लगाए वो कब के उठ चुके हैं और लोगों की अभी आदत भी नहीं है। अब वो डर रहे हैं, कैमरा की वजह से चालान हो रहे हैं। अगर एक उधर पुलिस वाला खड़ा हो जाए वो एक डर की वजह से लोग फिर भी मॉनिटर करते हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा तामील में रहते हैं। बस ये पहुंचाना था आप। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। लास्ट कॉल लेते हैं जी प्रोग्राम के। हेलो हेलो, नाम बताइए कहां से। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में 10 बज रहे हैं और गौहर कुछ और मुझे आप देंगे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। लेकिन चलते चलते ज़रा आर्मी की तरफ से एक वजाहती बयान आया है, वो भी आपके सामने रख दूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अखनूर सुंदरबनी सेक्टर के अंदर कल जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, इस फायरिंग के इंसिडेंट में जवाब तो दिया गया लेकिन किसी तरीके का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। कुछ मीडिया आउटलेट शायद ये चला रहे होंगे कि आर्मी को नुकसान हुआ है, इसकी तरदीद कर दी गई है। सुबह हमने भी यही कहा था कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस फायर इंसिडेंट में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आर्मी की तरफ से दोबारा बयान जारी कर दिया गया। फिलहाल हमें दें इजाजत इस उम्मीद के साथ कि सुबह 8:35 पर दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे। अल्लाह हम।